तो क्या साइंस से डर लगता है? क्या साइंस के कंसेप्ट समझ नहीं आते? क्या पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन से डरे हुए हो, या फिर अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हो पर सही गाइडेंस नहीं है? टेंशन छोड़ दो और रिलैक्स हो जाओ, मुझे अपना दोस्त ही समझो। तो आपकी सक्सेस के लिए 3 स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है: कंप्लीट डिटेल, फुल कंसंट्रेशन, और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा चैनल। सो वाई वेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्वागत है सही बच्चों का माइंड शेपर के यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूं मैं। रेस्पिरेशन की पूरी डिटेल पढ़ने वाले हैं और प्रीमियम वीडियो का कंटेंट भी इसके साथ मैंने जोड़ दिया है ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी डिटेल मिल सके। एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, हाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड, एंड what are the types of respiration and the breakdown of glucose बाय वेरियस पाथवे, ये सारे टॉपिक्स एक ही वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत मेहनत लगती है, आप लोगों से कोई चार्जेस नहीं लिए जा रहे। प्रीमियम वीडियो मैं आपको जो प्रोवाइड कर रहा हूं, सिर्फ एक लाइक तो बनता है ना उसके लिए, तो प्लीज़ लाइक कर देना यार उसको। तो आगे हमारी वीडियो में बढ़ते हैं, इसको पूरा देखना और मैं आपको सारी एक एक डिटेल जो मैं बताई है एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ खत्म करा दूंगा। और ये वीडियो देखने के बाद हमारी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन की डिटेल जरूर देखा करो, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत अच्छी डिटेल्स दे रखी हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकती हैं। तो ये वाली वीडियो देखने के बाद आप एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन वाली प्लेलिस्ट जरूर देखा करो, और कंबाइन जब आप कर दोगे तो आपकी बहुत एक्सीलेंट प्रिपरेशन हो जाएगी। तो बच्चों बढ़ते हैं वीडियो में। अब मैं आपको कंटेंट दिखाता हूं जो मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है। तो बच्चों बिना टाइम वेस्ट करें हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की सारी अब पहले मैं आपको डिटेल बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो रेस्पिरेशन के बारे में जानेंगे। देखो वो कह रहा है मोस्ट लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन और एयर, मतलब ऑफ एयर टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। ज़्यादातर जो लिविंग बींग्स होते हैं उनको ऑक्सीजन ही चाहिए होती है टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड। जो हम खाना खाते हैं उस खाने से एनर्जी जो हमें मिलती है वो ऑक्सीजन के थ्रू मिलती है। ठीक है, अभी देखेंगे कैसे। दिस ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद द फूड मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज प्रेजेंट इन द बॉडी सेल्स एंड बर्न दैम स्लोली टू रिलीज एनर्जी। तो ये देखो ये बता रहा है कि जो ऑक्सीजन रिएक्ट करती है फूड मॉलिक्यूल्स के साथ, जैसे जो फूड मॉलिक्यूल्स में ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज के साथ जब वो ऑक्सीजन रिएक्ट करती है प्रेजेंट इन दी सेल, बॉडी सेल बर्न दैम स्लोली टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारा फूड है उस फूड के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन होती है तब उसमें से एनर्जी निकलती है। बात समझ गए? तो ऑक्सीजन बर्न कर देती है उस फूड को, तब उसके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है। यही यहाँ पर बता रहा है कि मोस्ट लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन ऑफ एयर। एयर से जो ऑक्सीजन मिलती है टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। दिस ऑक्सीजन रिएक्ट्स with the food molecules like glucose present in the body cell and burn them slowly to release energy. The energy thus released is stored in ATP molecules in the cell. जो एनर्जी रिलीज होती है वो स्टोर्ड हो जाती है ATP मॉलिक्यूल्स के रूप में इन दी सेल। सो सेल के अंदर, जैसे अगर मान लो ये हमारा सेल है, तो सेल को चाहिए होती है ऑक्सीजन और उसको चाहिए होता है फूड। तो इससे जो है एनर्जी निकलती है, एनर्जी रिलीज हो जाती है इनके कंबाइन होने से, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वाटर निकलता है। ये आगे बताऊंगा, देखो। सो आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, फूड से एनर्जी का निकलना रेस्पिरेशन है। तो देखो रेस्पिरेशन एक बहुत बड़ी टर्म है, सिर्फ सांस लेने को रेस्पिरेशन नहीं बोलते, इसके अंदर बहुत सारी प्रोसेस इन्वॉल्व है, एक पूरी बायोकेमिकल प्रोसेस है ये। तो इसके बारे में हम जानेंगे पूरा। देखो तो इसीलिए हम ये बता रहा है कि द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, फूड से एनर्जी निकलना जो है रेस्पिरेशन कहलाता है। व्हेन ऑक्सीजन बर्न्स द फूड इन द सेल of the body to release energy, then carbon dioxide and water are produced as waste product which are to be eliminated from the body। क्या मतलब हुआ इसका, कि जब ऑक्सीजन बर्न करती है फूड को जो प्रेजेंट है हमारी बॉडी के सेल्स में एनर्जी रिलीज करने के लिए, टू रिलीज एनर्जी, द कार्बन डाइऑक्साइड
एंड वाटर आर प्रोड्यूस एज वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में वो निकलते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, विच आर टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, जो हमारी बॉडी से एलिमिनेट होने चाहिए और एलिमिनेट हो भी जाते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन ऑफ एयर, मीन्स कि हम ऑक्सीजन से ही एयर लेते हैं। सो रेस्पिरेशन की प्रोसेस के अंदर क्या इन्वॉल्व है, ऑक्सीजन का लेना इनटू द सेल, यूजिंग इट फॉर द रिलीजिंग एनर्जी बाय बर्निंग फूड एंड देन एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी। तो अब इसका देखो बच्चों क्या मतलब है, होल एक प्रोसेस का ये मतलब है रेस्पिरेशन की, कि रेस्पिरेशन के अंदर एक तो आता है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, जो सेल्स ले लेते हैं ऑक्सीजन को, फिर उसको यूज़ करते हैं रिलीजिंग एनर्जी, एनर्जी को रिलीज करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं बाय बर्निंग फूड, एंड देन जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसके साथ क्या निकलता है, वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, जिसको एलिमिनेट करना होता है। उन वेस्ट प्रोडक्ट का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी। क्लियर हो गया। तो यहाँ मैंने देखो आपको एक इक्वेशन फॉर्म में बता रखा है कि फूड प्लस ऑक्सीजन, व्हेन द ऑक्सीजन बर्न्स द फूड, ठीक है, प्रेजेंट इन द सेल द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब ये सारा नोट कर लेना आप लोग, जितना भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप लोगों को नीड लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसकी पीडीएफ का लिंक भी डाल दूंगा। The process of respiration which releases energy take place inside the cell of the body, so it is called cellular respiration। जो respiration की प्रोसेस होती है, जो एनर्जी रिलीज करती है, ठीक है, इनसाइड दिस, ये सेल के अंदर होती है, टेक प्लेस इनसाइड द सेल, तो इसलिए कह रहा था प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच रिलीज एनर्जी टेक प्लेस इनसाइड द सेल ऑफ द बॉडी, सो इट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल के अंदर होती है इसलिए सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको रेस्पिरेशन के बारे में बताया, एक बार क्विक रिवीजन में बता देता हूँ कि बेसिकली रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन and using it for the releasing of energy by burning the food and eliminating the waste product which are produced during the release of energy and the waste product are carbon dioxide and water। ये यहाँ पे देखो दे भी रखा है रिएक्शन के रूप में, आपको समझ आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे रेस्पिरेशन पूरा खत्म होता है। ये लो मैं रेस्पिरेशन यहाँ पे आपके लिए देखो, ये आ गया रेस्पिरेशन पूरा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपका रेस्पिरेशन का टॉपिक हो जाएगा इसके अंदर। रेस्पिरेशन की जो भी इंट्रोडक्शन अगर आता है कुछ भी, तो इससे आप रिलेट करके लिख सकते हो, इसमें सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं आपके। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी वीडियो में, और अब हम जानेंगे जो सेकंड हमारा टॉपिक है, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग मतलब सांस लेना, तो सांस लेने में और रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क है ये मैं बताता हूँ आपको। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, आपसे एग्जाम में इसका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। सो the mechanism by which organisms obtained oxygen from the air and release carbon dioxide is called breathing। so basically जो mechanism है जिसके अंदर organism क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं एयर से और रिलीज कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, उसको बोलते हैं आपका ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग जो हम करते हैं, सांस लेते हैं। अब वाइल रेस्पिरेशन इज अ मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, रेस्पिरेशन एक बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। रेस्पिरेशन इंक्लूड्स ब्रीदिंग एज वेल एज, देखो एक तो रेस्पिरेशन के जो ब्रीदिंग है वो रेस्पिरेशन का ही पार्ट है। ठीक है ना, रेस्पिरेशन एक होल टर्म है, एक पूरी कॉम्प्लेक्स टर्म है जिसके अंदर ब्रीदिंग भी आता है। ठीक है, तो आप लोग बता सकते हो ये कि ब्रीदिंग जो प्रोसेस है, टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग, एंड रेस्पिरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन विच ब्रीदिंग इज ऑल्सो इन्वॉल्व। तो आगे अब हम देखते हैं इसके बारे में और क्या बता रखा है कि रेस्पिरेशन इंक्लूड्स ब्रीदिंग एज वेल एज द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड। फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है, फूड के साथ कंबाइन होती है ऑक्सीजन, उसको बर्न करने के लिए इन द सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू रिलीज एनर्जी, ताकि उससे एनर्जी रिलीज हो सके। ये आपको और आगे क्लियर हो जाएगा जब मैं नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा। अभी आप लोग इतना समझो कि फूड के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होती है, उसको बर्न करती है। क्यों बर्न करती है? ताकि एनर्जी रिलीज हो सके, वो एनर्जी हमारी एक्टिविटीज़ में आगे काम आती है। ठीक है, बॉडी की एक्टिविटीज़ में। सो ये डिफरेंस पता लग गया होगा आप लोगों को। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस वेयर एज रेस्पिरेशन ऑल्सो इंक्लूड्स बायो केमिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। सो जो ब्रीदिंग है वो सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस है रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है ब्रीदिंग, और जो रेस्पिरेशन है वो एक पूरी बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी एक पार्ट है। ठीक है, और रेस्पिरेशन इज जस्ट
ऑपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है और जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनके अंदर रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, जो एनिमल्स है। तो देखो ये कह रहा है कि रेस्पिरेशन जो है बिल्कुल ऑपोजिट है किसका, फोटोसिंथेसिस का। ऐसा क्यों कह रहा है? दिस इज बिकॉज फोटोसिंथेसिस मेक्स फूड लाइक ग्लूकोज बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट एनर्जी एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन। तो जो फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, जो प्लांट्स है वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, फूड बनाते हैं, ग्लूकोज ही बनता है उसका भी एंड में, ठीक है। किसकी मदद से बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, वाटर की, सनलाइट की मदद से, और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, ठीक है। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फोटोसिंथेसिस पूरा बता रखा है, वहाँ से भी देख लेना आप लोग। आगे देखो, वेयर एज जो रेस्पिरेशन ब्रेक्स फूड लाइक ग्लूकोज बाय यूजिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो बिल्कुल उल्टा है। देखो प्लांट के अंदर क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से, सनलाइट की मदद से वो फूड को अपने प्रिपेयर कर रहा है, और क्या क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। और हम लोगों की बॉडी में जो रेस्पिरेशन होती है उसके अंदर जो फूड जैसे ग्लूकोज है वो कैसे, बाय यूजिंग ऑक्सीजन, वहाँ प्लांट के अंदर ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, और जो ह्यूमन बीइंग है इसके अंदर जो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन यूज़ करके वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देता है, वाटर को और एनर्जी को रिलीज़ कर देता है, और ये एनर्जी हमारे यूज़ में आती है डेली एक्टिविटीज़ के, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच ऑल्सो इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड, ठीक है। जो एनर्जी रिलीज होती है ताकि हमारी डेली एक्टिविटीज़ का हो सके, हमारे सेल रिपेयर हो सकें, वेरियस एक्टिविटी ऑफ द लाइफ में काम आती है एनर्जी। आगे देखो, अब हम एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड। जो एनर्जी रिलीज होती है ना, अभी हमने पढ़ा कि रिलीज ऑफ एनर्जी, अब उस एनर्जी के बारे में हम जानेंगे बिल्कुल डिटेल में, और आपका सारे डाउट्स खत्म कर दूंगा मैं इस टॉपिक के अंदर। देखना कि ये यहाँ ये बोल रहा है हाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड। वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो स्टोर्ड कैसे होती है, किस फॉर्म में स्टोर्ड होती है, वो सब मैं बताऊंगा आप लोगों को। देखो, all the energy released during respiration is not used immediately by the organism। तो जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो पूरी एनर्जी जो इमीडिएटली नहीं यूज़ हो जाती है, उसमें से कुछ पार्ट उसका बच भी जाता है, चाहे वो प्लांट में हो या वो एनिमल के अंदर हो। द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स इन द सेल ऑफ द बॉडी। जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन के दौरान वो स्टोर हो जाती है सेल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल, ठीक है। ATP मॉलिक्यूल्स के रूप में ये स्टोर हो जाती है। तो इसकी ADP आगे ATP और ADP मैं आपको बताऊंगा, वो देखना। अभी आप लोग ये समझो सिर्फ कि जो एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन के दौरान वो ATP मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में स्टोर्ड हो जाती है। क्लास 9th में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने ये। एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब वो एनर्जी रिलीज हो, जो स्टोर्ड हो जाती है, उसको ऑर्गेनिज्म अपने हिसाब से जब भी उनको चाहिए तो उस एनर्जी का इस्तेमाल कर लेती है बॉडी, ठीक है। अब देखो, ये सब जानने से पहले आप जानो ATP क्या होता है और ADP क्या होता है, फिर आपका ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो ये देखते हैं, ADP के बारे में बता रहा है। ADP इज अ सब्सटेंस कॉल्ड एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। अब ये एडेनोसिन डाइफॉस्फेट क्या है, देखो ADP, A फॉर हो गया आपका एडेनोसिन, D फॉर हो गया डाई, एंड P फॉर हो गया फोस्फेट, ठीक है। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बोलेंगे इसको हम। स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट लिखना, प्रोनाउंसिएशन चाहे जो भी हो, स्पेलिंग सही होनी चाहिए आपकी, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब ये ADP क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर प्रेजेंट इन द सेल, ठीक है। ये इसको ना आप ADP कर लेना, ये ATP नहीं है, ये ADP है, ठीक है, ADP है ये। तो ADP की मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और द मॉलिक्यूल ऑफ ADP आर प्रेजेंट इन द सेल, सेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है। और ATP इज अ सब्सटेंस कॉल्ड एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसके अंदर डाइफॉस्फेट है, 2 पार्ट है, 2 मॉलिक्यूल हैं, और इसके अंदर 3 मॉलिक्यूल्स है, इसलिए
ट्राइफॉस्फेट इसको बोल रहे हैं हम, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड द सेल, ये सेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तो अब देखो इनका इस्तेमाल क्या है, ये देखते हैं। द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो बेसिकली क्या होता है, जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो यूज़ होती है क्या बनाने के लिए, एटीपी मॉलिक्यूल। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब ये एटीपी मॉलिक्यूल बनता किससे है, ये बनता है आपके एडीपी से और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो मतलब देखो ये डाइफॉस्फेट है, तो यहाँ पे देखो रिएक्शन मैंने लिखा हुआ है कि एडीपी प्लस जो एक और फॉस्फेट उसके साथ मिलता है प्लस एनर्जी, तो वो एटीपी बन जाता है। ये डाई था और यहाँ पे ये ट्राइफॉस्फेट हो गया। अब आप लोग समझ गए हो कि एडीपी और एटीपी क्या है, दोनों होते सेल्स के अंदर ही हैं, लेकिन जो रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, ठीक है ना। एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है। और ये एटीपी बनता किससे बनता है, फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। सो डाइफॉस्फेट जो है एक और फॉस्फेट मॉलिक्यूल के साथ मिलके प्लस जो एनर्जी है फ्रॉम रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी निकली है ये कंबाइन होके एटीपी बनाते हैं। तो ये देखो ये जो हाई एनर्जी होती है इसके अंदर, एटीपी के अंदर हाई एनर्जी होती है और एडीपी के अंदर लो एनर्जी होती है। तो इसके बारे में भी डिफरेंस पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडीपी एंड एटीपी। तो आप बता सकते हो, उसकी फुल फॉर्म बता देना, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और उसकी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म्स हो जाएगी। जो एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन के दौरान उससे एटीपी बनता है और एटीपी को बनने के लिए एडीपी का इस्तेमाल होता है और उसके साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता है और एटीपी बना देता है। जो आपका एडीपी है वो लो एनर्जी कंटेन होती है उसके अंदर, ये एनर्जी लो होती है, तो इसीलिए एक और फॉस्फेट मॉलिक्यूल के साथ और एनर्जी के साथ कंबाइन होके जो रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी निकली है उसके साथ ये कंबाइन होके क्या बना देता है, आपका एटीपी फॉर्म हो जाता है विच हैज़ हाई एनर्जी, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये बता ही रहा है, देखो यहाँ पे दिस हैपन्स एज फॉलोज, एटीपी कंबाइन विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है, बाय एब्जॉर्बिंग द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन टू फॉर्म एडीपी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, एक मैंने आपको करेक्शन बता दी थी और यहाँ पे भी ना आप इसको कर लेना एडीपी कर लेना, ठीक है। ये टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गई होगी यहाँ पे, इसलिए इसको आप एडीपी कर लेना कि एडीपी कंबाइन होता है इनऑर्गेनिक, इसको एडी कर लेना यहाँ पर, ठीक है। एडीपी कर लेना कि एडीपी कंबाइन होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ और एनर्जी जो रिलीज होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस उसके साथ और फिर एटीपी को फॉर्म करता है वो, ठीक है। सो आगे देखो, फिर यहाँ बता रहा है दस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो सेल के अंदर एनर्जी स्टोर होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है, ठीक है। ये मैंने सारा टॉपिक बता दिया। एक बार मैं आपको देखो कोई रिवीजन में साथ साथ हर एक टॉपिक को बता देता हूँ और स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको उसको ये स्पेस भी दे देता हूँ। देखो अब यहाँ ये हाउ एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड, इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। और जो मैंने करेक्शन बताई थी क्या क्या थी वो, एक तो यहाँ पे एडीपी कर लेना, ठीक है, और एक यहाँ पे इसको एडीपी कर लेना, बस बाकी सारा ठीक है बिल्कुल, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों ये मैंने बता दिया कि कैसे जो एनर्जी रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान ये कैसे स्टोर होती है। तो ये एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है और एटीपी बनता कैसे है, एडीपी के साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस में जो वो एनर्जी रिलीज हुई थी फोटोसिंथेसिस के दौरान वो कंबाइन होकर एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि कैसे एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और क्या डिटेल है इसकी, देखो यहाँ ये बता रहा है व्हेन द सेल नीड एनर्जी। अभी एनर्जी स्टोर तो हो गई, अब जब भी सेल को एनर्जी चाहिए होगी, व्हेन द सेल नीड एनर्जी देन एटीपी कैन ब्रोकन डाउन यूजिंग वाटर टू रिलीज एनर्जी। तो होगा क्या, जब भी सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ये एटीपी ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, यूजिंग वाटर, ताकि क्या कर सके, एनर्जी रिलीज कर सके। तो देखो अगेन जब सेल को एनर्जी चाहिए होती है तो एटीपी क्या होता है, ये ब्रेक हो जाता है, ब्रोकन डाउन बाय यूजिंग वाटर टू रिलीज एनर्जी। तो एटीपी देखो अगेन ब्रेक हो गए, एडीपी दे दिया उसने,
फॉस्फेट दे दिया प्लस एनर्जी दे दी, और ये जो एनर्जी है ये सेल्स यूज़ कर लेते हैं। देखो लिखा भी हुआ है फॉर यूज़ इन सेल्स, सेल इनका इस्तेमाल करते हैं इस एनर्जी का, ताकि वो अपनी जो भी एनर्जी की नीड है उसको पूरा कर सके। सो देखो बिल्कुल उल्टी प्रोसेस हो जाती है। कैसे कि पहले एडीपी जो फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ प्लस में जो एनर्जी रिलीज हुई थी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, उसके साथ कंबाइन होकर एटीपी को बनाता है, और फिर जब सेल को एनर्जी चाहिए होगी यही एटीपी ब्रेक होकर दोबारा एडीपी बनाएगा, फॉस्फेट बनाएगा, और क्या कर देगा, एनर्जी निकाल देगा, और ये एनर्जी सेल इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यही जो है ना, देखो ये बार बार ऐसे ही ये बनती रहती है और बार बार यूज़ होती रहती है, तो इससे एक कंटिन्यूअस सप्लाई बनती रहती है। ठीक है, तो ये पॉइंट जरूर लिखना जो मैं बताने वाला हूँ आपको। देखो इट इज़ इंपॉर्टेंट, यहाँ पे दे रखा है, देखो ये देखो, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ADP कैन कन्वर्टेड टू ATP बाय एब्जॉर्बिंग द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड। तो यहाँ क्या बता रहा है कि जो ADP है वो कन्वर्ट हो सकता है ATP के अंदर। कैसे कन्वर्ट होता है, जो ये ADP है रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी होती है निकलती है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और ATP बना लेता है। यही कह रहा है देखो कि ADP get converted to ATP by absorbing the energy produced during respiration and ATP can be converted back, फिर दोबारा ATP कन्वर्ट हो जाता है to ADP releasing energy to be used by the cell again and again। सो बेसिकली इसी तरीके से ये एक फ्लो बना रहता है एनर्जी का कि पहले ATP की फॉर्म में स्टोर होगा। कैसे ATP बनेगा, ADP प्लस फॉस्फेट प्लस जो एनर्जी है रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी निकली थी उस एनर्जी का इस्तेमाल करके उसको ATP बना लेंगे। फिर जब भी सेल को एनर्जी चाहिए होगी ये ATP दोबारा ADP में कन्वर्ट हो जाएगा और एनर्जी रिलीज करेगा, जैसे ये एनर्जी यहाँ रिलीज कर रही है फॉर द यूज ऑफ द सेल, और अगेन एंड अगेन ऐसे होता जाएगा। ठीक है, सो दिस एंश्योर्स अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द ऑर्गेनिज्म। इससे जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसको कंटिन्यूअस एक सप्लाई मिलती रहेगी। क्लियर हो गया होगा बच्चों आपको कि ये एनर्जी का यूजेस कैसे होता है बॉडी के अंदर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में भी ये मोस्टली पूछा जाता है और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इनके बीच में हम डिफरेंस देख लेते हैं क्या है और इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन आर, पहला जो वो है पॉइंट है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, दो पार्ट हैं इसके। तो देखो मैं आपको ना इसको एक ट्रिक बताता हूँ याद करने का। जब जिम वगैरह जाते हैं तो देखो ये जो एक्सरसाइज होती है ना, जब जो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होती है और खूब जंप्स कराई जाती है, रनिंग कराई जाती है, उसको बोलते हैं एरोबिक्स। सुना होगा आप लोगों ने, एरोबिक्स बोलते हैं उसको। तो ये एरोबिक्स यहीं से निकला है कि एरोबिक्स जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के अंदर, बहुत हमारी सांस बहुत से तेज तेज चलने लग जाती है, तो ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट हो। ठीक है, जो ऐसी प्रोसेस जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है उसको हम बोलेंगे एरोबिक्स। याद रखना है इस तरीके से। सो एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है मैंने, एरोबिक रेस्पिरेशन ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। आगे, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन। जो भी हम खाना खाते हैं, जो ग्लूकोज उससे जो बनता है, उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन जो होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में ही होता है। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो जाता है। आगे, द एंड प्रोडक्ट्स इन द एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो इसको एंड कर लेना, ये एंड है। ठीक है, तो जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब जब एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, जब फूड ब्रेक होता है बेसिकली, तो जो एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो आपके एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड में प्रोडक्ट्स बनेंगे वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको बता दिया एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, ये इसके अंदर कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, और जो इसमें एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस
कंसाइडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब इसके अंदर अच्छी खासी एनर्जी निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है लार्ज अमाउंट में। ठीक, ये हम समझ सकते हैं। आगे अब हम देखते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होगी? तो इसका बिल्कुल उल्टा है ये। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, इसमें एब्सेंस होगी। सिर्फ इतना ही लर्न करना पड़ेगा, टेक प्लेस इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो आप प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है और यहाँ पे पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ फूड हो जाता है इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ जो एंड प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनते हैं, और यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट हैं, इसके एंड प्रोडक्ट्स इन एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसमें एंड प्रोडक्ट जो है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनते हैं, जैसे जो सम यीस्ट प्लांट होते हैं इनके अंदर। ठीक है, और लैक्टिक एसिड बनता है एंड प्रोडक्ट के रूप में इन एनिमल मसल्स। ठीक है ना, सो एनिमल्स की मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है एंड प्रोडक्ट, और यीस्ट जैसे प्लांटों में क्या बनेगा? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक, तो एरोबिक में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द एंड प्रोडक्ट्स, एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में कुछ यीस्ट प्लांट के अंदर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, और एनिमल मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक, ये एंड प्रोडक्ट होते हैं। यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में मच लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको इसका डिफरेंस भी बता दिया है। एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, जो थोड़ी बहुत एडिटिंग थी वो भी मैंने बता दी है। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका। तो ये मैंने आपको टाइप ऑफ रेस्पिरेशन बता दिया पूरा, और जो एनर्जी रिक्वायरमेंट था ये भी बता दिया, कैसे स्टोर होती है। ब्रीदिंग भी बता दी मैंने आपको, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस क्या है ये भी बता दिया, और रेस्पिरेशन का पूरा इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को बता दिया। ये आप लोग नोट कर लेना अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना, आपके नोट्स में ये बहुत काम आएगा। तो अब हम पढ़ेंगे ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। इसका एक सिंपल डायग्राम के अंदर पूरा मैं आपको एक फ्लो चार्ट के अंदर पूरी इसकी डिटेल समझा दूंगा। ये आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, और प्लस उसमें मैंने कुछ और चीज़ें ऐड करी हैं जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, उसी फ्लो चार्ट के अंदर ऐड कर दिया है। तो अब देखो उसकी तरफ बढ़ते हैं, और मैं आपको बोर्ड पे बना के दिखाऊंगा। तो वीडियो में बने रहो, पूरा देखना है इसको, बहुत ही आपके लिए यूज़फुल वीडियो लेके आया हूँ मैं। चलो देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। तो बेसिकली ये ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि अब ग्लूकोज कैसे कैसे ब्रेक होता है अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो अब इसको देख लो फटाफट, ये लास्ट टॉपिक है, फिर ये खत्म हो जाएगा रेस्पिरेशन का जितना भी इंट्रोडक्शन जो कुछ था ना। ह्यूमन रेस्पिरेशन पहले ही पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, कैसे ह्यूमन बॉडी रेस्पिरेट करती है वो मैंने बता दिया। रेस्पिरेशन से रिलेटेड ये टॉपिक थे, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसको देख लो, ये लास्ट टॉपिक है आपका ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। देखो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज कैसे ब्रेक किया जाता है। अब ये देखो, ग्लूकोज के जो होते हैं 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं बच्चों, तो आपने पढ़ा होगा, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, वहीं से ये आया है 6 कार्बन मॉलिक्यूल। देखो C6 है यहाँ पर, तो इसलिए लिखा है 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। सो व्हेन जो ग्लूकोज जब ये ब्रेक होता है, ब्रेक होके ये बन जाता है पायरोवेट, इसको बोलते हैं पायरोवेट बोलते हैं। ये ब्रेक होके किस में बनता है? सबसे पहले जो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, इट टेक प्लेस इन दी साइटोप्लाज्म। द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ऑफ 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स इज टेक प्लेस इन दी साइटोप्लाज्म एंड इट बिकम द पायरोवेट एंड कन्वर्टेड टू 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो जो आपका ग्लूकोज है 6 कार्बन मॉलिक्यूल से 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्लस एनर्जी प्रोड्यूस करता है जब ये ब्रेक होता है इन साइटोप्लाज्म। तीनों प्रोसेस के अंदर ये कॉमन प्रोसेस है। ठीक है, इसके अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको लिखा है डू नॉट रिक्वायर्ड O2। ये पूछ सकते हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज में व्हेन द ग्लूकोज ब्रेक डाउन टू पायरोवेट, तो क्या उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है? नहीं, तो नो, डू नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन O2। ठीक है, इसको ग्लाइकोलिसिस भी बोलते हैं बच्चों, तो याद रखना इस प्रोसेस को, द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज द 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू पायरोवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस भी बोलते हैं इसको।
ठीक है। तो और ये जो पायरोवेट बनता है, इस पायरोवेट को पायरोविक एसिड भी बोलते हैं। ये कुछ बातें छोटी छोटी एनसीईआरटी में नहीं थी, तो उसके साथ मैंने ऐड ऑन करके आपके लिए इसको और इन्फॉर्मेटिव बना दिया है, ठीक है ना। तो आपको ये एक शॉर्ट टेबल से आप जब ये इसका एक फ्लो चार्ट समझ लोगे तो इजीली लिख भी पाओगे। और इसके अलावा भी मैंने एनसीईआरटी जो आपकी रीडिंग क्लास है लाइन बाय लाइन वाली, उसमें मैंने इसके सारे टॉपिक्स को रीड करके समझा रखा है, तो वहां भी देख लेना ये देखने के बाद, ठीक है। तो आगे देखो, ये मैं आपको बता दिया कि हाउ ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन टू 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पायरोवेट और पायरोविक एसिड। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, इट डू नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज ग्लाइकोलिसिस। तो ये देखो कितने सारे टॉपिक इसके अंदर, ये पूरा पैराग्राफ तैयार हो जाएगा इससे रिलेटेड। अब आगे देखते हैं, अब ये पायरोवेट अलग अलग तरीके से कैसे ब्रेक होता है रेस्पिरेशन में, क्योंकि रेस्पिरेशन के 2 पार्ट हैं, एरोबिक और एनारोबिक। तो अब ये कैसे ब्रेक डाउन होता है पायरोवेट के जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये देखते हैं हम। सबसे पहले हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है। अगर आपसे पूछ ले कि जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में होता है, तो मैंने आपको पहला भी बताया था कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर होती है, ठीक। तो ये प्रोसेस जो होती है, जैसे इन यीस्ट, ये मैंने आपको अभी जो पीडीएफ जो दिखाई थी उसके अंदर बता भी रखा था कि जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है, तो वो जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं वो यीस्ट के अंदर बनते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन, ठीक। तो फर्मेंटेशन के अंदर होता क्या है, व्हेन द पायरोवेट ब्रेक in yeast in the absence of oxygen, it produces ethanol, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ठीक। तो देखो जो यहाँ पर आपके 2 कार्बन मॉलिक्यूल, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स थे, ये ब्रेक हो गए, क्या बन गए, 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्लस एनर्जी बन गया, ठीक है। और ये यीस्ट के अंदर होती है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर होती है। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं। जो इसका एंड प्रोडक्ट बनता है वो है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी कितनी होती है, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होती है बच्चों, ठीक। 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होती है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हाउ पायरोवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इन यीस्ट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड द एंड प्रोडक्ट आर इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड विद 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्लस एनर्जी। और ये एनर्जी के अंदर जो एनर्जी मैंने आपको बताया था एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है, तो कितने पार्ट होते हैं, 2 होते हैं उसके अंदर, ठीक है। 2 एटीपी लिखा हो या एनर्जी, ये एक ही बात है, इसलिए उसके साथ लिख दिया है मैंने, ठीक। तो अब आगे देखते हैं, देखो पायरोवेट, अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमने पढ़ लिया, अब लैक ऑफ ऑक्सीजन में पढ़ेंगे हम। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारा हो गया, अब हम पढ़ेंगे लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो प्रोसेस होती है, ये होती है इन आर मसल सेल्स। तो जब भी हमारे मसल सेल्स के अंदर ऑक्सीजन का लैक हो जाता है, ठीक है, एब्सेंस नहीं बोलेंगे, लैक बोलेंगे, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो जो पायरोवेट है वो किस में कन्वर्ट होने लग जाता है, इट विल चेंज इनटू लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। तो इसके बारे में एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखो जो भी एथलीट्स होते हैं, क्रिकेटर्स, आपने देखा होगा क्रिकेट मैच अगर आप लोग देखते होगे तो आपने देखा होगा फील्ड के दौरान, जैसे फील्ड में रन करते हुए या वो रन के लिए दौड़ रहे हैं, फील्डिंग के लिए दौड़ रहे हैं, अचानक क्या हुआ कि कुछ पैर में कुछ खिंचाव पड़ गया, वो ऐसे बैठ गए हैं, उठ नहीं पा रहा वो बिल्कुल भी, और दर्द हो रहा है, उनको लेट जाते हैं जो प्लेयर्स होते हैं। तो वो क्या होता है, वो उनके क्रैम्प्स पड़ जाते हैं और उन मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बनने लग जाता है। तो ऐसा जब होता है जब हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा हम अपनी बॉडी से वर्क ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी मसल सेल्स के अंदर लैक ऑफ ऑक्सीजन होने की वजह से लैक्टिक एसिड बनने लग जाता है। तो इस लैक्टिक एसिड की वजह से हमें पेन भी होता है, हमारी बॉडी में मसल्स में पेन होने लग जाता है, और ये रेस्ट लेने के बाद बहुत देर में, जब कुछ टाइम बाद जाके ठीक होता है, ठीक है ना। सो पायरोवेट break down to lactic acid in the lack of oxygen, और this process take place in our muscle cells। तो और ये जो लैक्टिक एसिड बनता है ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इसके अंदर भी एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स के रूप में होती है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया, देखो ये भी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन में कैसे होता है, एब्सेंस वाला मैं आपको बता ही चुका हूँ। लैक्टिक एसिड जो बनता है ये भी बता दिया कि इससे क्या इफेक्ट्स होते हैं, ठीक, ये भी बता दिया आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल देके। अब देखेंगे फाइनली व्हेन द पायरोवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल कन्वर्टेड टू, ये देखो किस में चेंज हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस एनर्जी।
सो दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आपका एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट हो गया, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो इन्वॉल्व है। जो मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेशन के दो पार्ट हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन वो हो गई जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और एनारोबिक वो होती है जिसमें ऑक्सीजन का लैक होता है, ठीक है, या एब्सेंस होती है। तो देखो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं है ये है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है। तो पायरोवेट देखो 3 कार्बन मॉलिक्यूल ऑफ पायरोवेट कन्वर्ट हो गए, ये ब्रेक हो गए इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, और ये क्या बन रहे हैं देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ये बन गया आपका वाटर, और यहाँ पे बन गया प्लस एनर्जी आ गई। और देखो ये जो एनर्जी है कितने लार्ज अमाउंट में एनर्जी बन रही है, 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं बच्चों इसके अंदर। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस के अंदर, और इस प्रोसेस को क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। ये पूछा जाता है क्रेब्स साइकिल, तो बता देना आप लोगों को अगर पूछा जाए कि पायरोवेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, and this process take place in mitochondria and the whole phenomena is called Krebs cycle। तो आप लोग अच्छे से बना के लिख दोगे, मैंने आपको बता दिया है। इस फ्लो चार्ट की मदद से आप कई सारे आंसर्स को एक साथ लर्न करने में आप एबल हो जाओगे, इसलिए इसको प्रॉपर अच्छे से याद कर लेना। एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोगों को और आसानी हो जाए। तो अगर बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे मैंने आप एक बार क्विक रिवीजन में बता देता हूँ कि कार्बन, ये आपका ग्लूकोज था। ग्लूकोज सबसे पहले, ये कॉमन है तीनों में ही, सबसे पहले ग्लूकोज जो होता है वो पायरोवेट में चेंज होता है इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। और फिर ये जब पायरोवेट बन जाता है, जिसको पायरोविक एसिड भी बोलते हैं, सो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये प्रोसेस यीस्ट के अंदर होती है, इस प्रोसेस का नाम फर्मेंटेशन है। लैक ऑफ ऑक्सीजन के अंदर ये प्रोसेस हमारी मसल्स के अंदर होती है, जिसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है, ठीक है, प्लस एनर्जी, जिसके अंदर 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब ये होती है, पायरोवेट जब ब्रेक होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस होती है, इसको क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। और इसके अंदर जो एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, और 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, पूछे तो बता देना, ठीक। और 3 कार्बन मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने पूरा ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे मैं आपको बता दिया। तो ये हमारी वीडियो यहीं एंड होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसके अंदर मैंने कोशिश करा है कि थोड़े टाइम में इतना बड़ा एक पूरा टॉपिक मैं आपको बता सकूं, और मैंने आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पहले ही बता दिया था। यहाँ पे रेस्पिरेशन के ये मैंने आपको सारा ये जितने भी टॉपिक थे ये बता दिए, और इसको देखने के बाद आप लोग हमारी लाइन बाय लाइन की प्लेलिस्ट देखना बायोलॉजी की, इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने एक्टिविटीज़ भी बता रखी हैं। क्योंकि देखो एक्टिविटी जो बुक में दे रखी हैं उन पे हमारा ध्यान नहीं जाता है, और कई बार उससे रिलेटेड ही पूछ लिया जाता है। मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका पैटर्न है ये चेंज है, और अगर किसी एक्टिविटी के थ्रू पूछें या किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू पूछें तो वो एक्टिविटीज़ हमारी हेल्प करती हैं उस चीज़ में, इसलिए वहाँ वो चीज़ देख लेना। एक ही वीडियो में सब कुछ बनाना जो है ना होच पोच हो जाएगा, आप लोगों को भी मुश्किल होगा समझने में, तो वो वहाँ से देखना आप लोग, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।